साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और इस पर्टिकुलर पार्ट में जैसा कि हमने गैट पी के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमने 2022 का एक पार्ट हमने कवर किया था, जहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस शेष हैं। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की और चर्चा कर लेते हैं, और ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डीबीटी जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी जो है ये आपका 60 क्वेश्चन नंबर है, जहाँ पे आपसे दो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बीटी टॉक्सिन जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक जो कि आपका एग्रोबैक्टीरियम और उसके बाद आपका बीटी टॉक्सिन, इन दोनों चीजों को कवर कर दिया है। तो आप जाके इसको वॉच आउट कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे पढ़े हैं उनको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक असर्शन दिया गया है कि बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल बैसिलस थार्नियोजेनेसिस। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको ये दिया गया है, और उसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ये है कि बीटी टॉक्सिन गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू द एल्कलिन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। तो यानी कि आपको इन दोनों ही स्टेटमेंट के बाद अपना आंसर देना है। तो जैसा कि मैंने वहां पे पढ़ाया था कि बीटी टॉक्सिन जो होता है वो बैसिलस यानी कि जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके लिए हानिकारक नहीं होता है। तो ये बात जो है ये आपका ट्रू है। इसके अलावा जो बीटी टॉक्सिन है गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू द एल्कलिन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। तो यानी कि ये बात जो है ये आपका बिल्कुल सही है कि जब इंसेक्ट ने इसको खाया था इस पर्टिकुलर प्रोटीन को, तो वहां पे क्लीवेज हुआ था, इंसेक्ट के गट में हुआ था, कहाँ हुआ था, मिड गट में हुआ था। ये सारी चीजों को हमने बताया था। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपका डीबीटी जेआरएफ 2019 का था, जहां पे पूछा था कि ह्यूमंस में क्यों नहीं ये चीजें होती हैं। तो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे केस में वहां पर क्या होता है, हमारे स्टमक में जो होता है वो एसिडिक पीएच होता है। तो बहुत ही अच्छे से इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हमने वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि अब आपको यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो आपके करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यानी कि जो आर है, रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते हैं कि वो बैसिलस थार्नोजेनेसिस के लिए क्यों नहीं, ये क्यों नहीं टॉक्सिक है, क्योंकि उसका एक अपना, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए क्यों नहीं टॉक्सिक है, इसका भी मैंने वहां पे देखा था कि वहां पे ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। प्रोटीन जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस ही की जाती है। तो वहां पे कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बट हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यानी कि जो क्वेश्चन आईडी आपकी है 470 है, और इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका 1878 बनेगा। तो यहां तक बात आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच एंजाइम कैटालाइज स्ट्रैंड सेपरेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आपका हेलिकेज करता है। जो कि आपको पता है ये आपके डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हेलिकेज जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। आगे से याद रखिएगा, एच से एच को मिला दीजिएगा, आपको याद रहेगा। तो यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका निकलेगा वो आपका हेलिकेज निकलेगा। क्वेश्चन आईडी 473, आंसर नंबर 1890। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट्स विद इंसर्शनल एक्टिवेशन जो होता है ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज आर आइडेंटिफाइड देयर बाय इनएबिलिटी। तो यानी कि आपको पता है कि जब आपका इस पूरे प्रोसेस में जब आप प्लाज्मिड पढ़ेंगे, आरडीटी जब आप वहां पे पढ़ेंगे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, समय आने पर मैं इसका भी कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपका लैक जेड जीन होता है, इस तरीके से रहता है, जो कलर्ड प्रोडक्ट देता है। तो चूंकि वहां पे जब इंसर्शन हो जाता है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम एक क्रोमोजेनिक्स टेस्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कहते हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। जब हम डालते हैं तो वो कलर के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे हम उसको बताते हैं कि वहां पे इंसर्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। 36 का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन निकल कर आएगा, जो कि देख सकते हैं आप। क्वेश्चन आईडी जो है ये आपका 506 है, और राइट आंसर जो आपका निकल कर आएगा वो आपका 2024 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गोल्डन राइस। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आईसीएमआर का जो प्लेलिस्ट है बच्चों, उसको देख लीजिएगा। वहां पे मैंने गोल्डन राइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन कराते समय आपको बताया है। और आपका चूंकि गैट बी का एग्जाम है, तो वो एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में आपके आईसीएमआर और डीबीटी के पीवाईक्यूज आपको काफी हेल्प करेंगे। तो उनको जरूर देख लीजिएगा, जहां पे हमने गोल्डन राइस के बारे में आपको पता ही है कि ये पेल येलो कलर का क्यों होता है। तो चूंकि ये बनाया गया था विटामिन ए को ठीक करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर विटामिन ए का जो आपका प्रिकर्सर होता है वो आपका बीटा कैरोटीन होता है। तो चूंकि बीटा कैरोटीन जो होता है ये आपका येलो कलर के होता है, यहाँ पे चूंकि इसको इनरिच कर दिया गया विटामिन ए को, तो इसी वजह से यहाँ पे जो लेवल था वो बीटा कैरोटीन का ज्यादा था, और बीटा कैरोटीन एक तरीके का येलो कलर का पिगमेंट होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो रिच आंसर आएगा वो आपका बीटा कैरोटीन आएगा, यानी कि 482 का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो 1926 बनेगा। इसके बाद दो स्टेटमेंट आपको और दिए गए हैं। द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जनरेटेड आफ्टर क्लीवेज विथ, जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप एट दियर थर्ड 3 प्राइम एंड ओएच ग्रुप एट दियर 5 प्राइम एंड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बेसिक बायोलॉजी भी आपने पढ़ा होगा तो आपको 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट पढ़ाया जाता है और 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, ओएच होता है। तो यहाँ पे इन्होंने उल्टी बात कर दी है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट भी करते हैं तो आपके कोहेसिव एंड जनरेट होते हैं या ब्लंट एंड जनरेट होते हैं। तो कोहेसिव एंड जो होते हैं वो जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन रीएनिल कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं। तो ये बात जो है ये आपका ट्रू है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो अब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और सेकंड जो है वो आपका ट्रू है। तो यानी कि आंसर नंबर 4 मैं कह सकता हूं। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर क्वेश्चन आईडी 484 है और राइट आंसर इसका जो निकल कर आएगा वो आपका 1936 निकल कर आएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे कुछ मैचिंग के क्वेश्चन जो मैंने आपको बार बार बताए हैं कि आपको सॉल्व करने होंगे, बहुत ही कॉमन सेंस से लगाना था। हिब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता रखा है सडन ब्लॉटिंग के रिगार्डिंग, जैसा कि हमने आपको टेक्निकल टर्म लर्न कराया था, स्नो ड्रॉप। ठीक है, सदर्न जो होता है वो आपका डीएनए के लिए होता है, नॉर्थन जो होता है वो आपका आरएनए के लिए हम करते हैं। ओ से कुछ नहीं होगा, डब्ल्यू से आपका वेस्टर्न हो जाएगा और पी से क्या हो जाता है, प्रोटीन्स के लिए करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाई पड़ रहा है नॉर्थन, तो नॉर्थन का मतलब होता है आरएनए। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने किया है, बट जब आप ऑप्शंस यहाँ पे आप ट्रेस करने जाएंगे तो एनालिसिस ऑफ स्प्लाइस वेरिएंट, यानी कि स्प्लाइसिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, आरएनए में ही तो करते हो स्प्लाइसिंग। तो यानी कि अगर आप ए को यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे थर्ड से मिला दीजिए, तो यानी कि एक ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो ऑटोमेटिक आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी जो है आपका 488 है, ये आप देख सकते हैं, और राइट आंसर आपका 1951 यहीं पर निकल आएगा। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस है, सैंगर मेथड भी हमने आपको बता रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपलरी वगैरह के लिए करते हैं। बी जो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस के लिए करते हैं। इन सीटू वाला जो है वो आपका डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन द स्पेसिफिक सेल टाइप। तो खैर ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना होगा, बट एक कैसे आपको वहां पे क्वेश्चंस ट्रेस करने हैं उस पर्टिकुलर चीज को मैंने बताया। इसके बाद यहाँ पे एक मैचिंग और आपसे पूछा है जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जहाँ पे हमने मेरिस्टेम कल्चर के बारे में बात की थी, जो कि आपके क्या होते हैं, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला तो आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा, तो हालांकि ये भी चालाक थे, आपको बी ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। फिर आपको और देखना होगा, तो जो कि यहाँ पे जो बार लिखा हुआ है ये आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। तो एक आप क्या करना है, सेकंड ऑप्शन से मिलाना है। तो यानी कि ये ऑप्शंस आपका निकल कर आ जाएगा, 1956 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर चीजों को एक कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, और उसके पर्टिकुलर चीजों को क्या करना है, रोज आपको डेली क्या करना है, रिकॉल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे सीधा पूछ ले कि बीएआर जीन का क्या रोल है। ठीक है, तो हो सकता है सीधा ही आपको ऑप्शंस में दे दिया जाए कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए हो। तो इस पर्टिकुलर चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दो स्टेटमेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, कैपिंग की जाती है अकर बाई एडिशन ऑफ मेथाइल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट द 5 प्राइम एंड। बिल्कुल सही बात ये बोल रहे थे, लेकिन एक स्टेटमेंट की वजह से गलत कर दिया है, जो कि जब आपको पता है कि जब आपका आरएनए बनता है तो 3 प्राइम एंड पे पॉली एडेनाइलिन की टेलिंग कर दी जाती है। ठीक है, और कैपिंग की जाती है यहाँ पे 7 मेथाइल ग्वानीन की कैपिंग की जाती है। तो चूंकि यहाँ पे ग्वानीन बेस यूज होता है, एडेनोसिन नहीं होता है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैपिंग इसलिए करते हैं ताकि राइबोसोम आके इसको आसानी के साथ रिकॉग्नाइज कर सके। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा ड्यूरिंग टेलिंग जब हम करते हैं तो अबाउट 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यू को ऐड किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट निकल कर आएगा
सेकंड जो है वो आपका ट्रू है, तो यानी कि सेकंड आपका ट्रू है और फर्स्ट जो है वो आपका फॉल्स है। तो 1960 490 क्वेश्चन आईडी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद तो एग्रोबैक्टीरियम हमने समझ ही लिया है कौन सा आपका मोस्ट कॉमनली वेक्टर यूज किया जाता है इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट में, तो हम किसका यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम का करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लैक रिप्रेसर के रिगार्डिंग भी हमने क्वेश्चन देखा है, जब हमने डीबीटी जेआरएफ को पढ़ा था। ई कोलाई में कंटेंट्स क्या होते हैं, कौन से डीएनए मोटिफ होते हैं, तो यहाँ पर जो आपका डीएनए का मोटिफ होता है वो आपका हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, एक चार्ट में मैंने आपको दिखाया भी था, तो उसको देख सकते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर चीज को याद रखिएगा, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव जो होता है वो आपका लैक रिप्रेसर का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। आरएनएआई या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग जब हम करते हैं इन कंजर्व्ड बायोलॉजिकल रिस्पांस टू द प्रेजेंस ऑफ, तो चूंकि आपका आरएनएआई मेथड जो होता है, आपको मैंने बताया था क्वेश्चंस को सॉल्व कराते समय कि आपका आरएनए जो होता है ये बेसिकली आपका सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सेप्शनल केस में मत जाइए। और डीएनए जो होता है वो आपका क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन आरएनए जब अनयूजुअल फॉर्म में आता है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, तो वो क्या करता है, जीन को क्या करता है, साइलेंट कर देता है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए निकल कर आएगा। तो यानी कि 1976 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन किसका एग्जांपल है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, राइबोजाइम्स जो होते हैं आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम्स, जो कि आपका एक्सेप्शन केस भी है प्रोटीन की डिफिनेशन का। तो यहाँ पे आरएनए एक्टिंग एंजाइम्स होते हैं, उनको हम राइबोजाइम बोलते हैं, जो कि सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 1982 हो जाएगा, जो कि सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे पता था ना, जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सीक्वेंस दिया गया है, जो इधर से पढ़ने पर भी सेम हो, इधर से भी पढ़ने पर सेम हो, उसको देख लीजिए। तो ये आपको थर्ड ऑप्शंस में शायद देखने को मिल जाएगा आपको, जो कि अगर मैं इसको यहाँ पे देखना चाहूँ, एक सेकेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये GGCC और GGCC, तो यानी कि जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा वो आपका 1987 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ तक बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट को दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और ऐसे सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे, जहाँ पे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी किस तरीके से आपको गैट बी की तैयारी करनी है वो भी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।